क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दो टूक में आज हम इलाहाबाद में हैं और संगम के इस तट की नगरी में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है और ये बहुत अहम बैठक है। कई मायनों में अहम है। एक मायने इसमें बहुत अहम है क्योंकि जब से भाजपा का गठन हुआ है, पहली बार भाजपा की कार्य समिति और कार्यकारिणी की बैठक वो इलाहाबाद में हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर है, विधानसभा चुनाव में जीत की ओर है। जाहिर तौर से ये दो वजह है जिसके कारण ये कार्य समिति बहुत अहम हो गई है और इस कार्य समिति की बैठक में तमाम नेताओं ने जो एक बात एक सुर में कही, वो सुर है मिशन 2017। क्या है ये मिशन 2017, हम आपको बताते हैं। दरअसल मिशन 2017 भाजपा का वो मिशन है जिसमें भाजपा अगले साल जो चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, उन विधानसभा चुनावों को जीतने की पुरजोर कोशिश करेगी, जिसमें सबसे अहम जाहिर तौर से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा। क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी कर पाएगी? 15 साल से ज्यादा हो गए बीजेपी यहां सत्ता से बाहर है। हालांकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने यहां पर एक बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, कह सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतना जाहिर तौर से इतना आसान नहीं है। क्या चुनौतियां हैं, बीजेपी कैसे देख रही है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज यहां पर भाजपा की कार्य समिति की बैठक में जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ जो नेता है, हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सोनकर शास्त्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इसके अलावा हमारे साथ कई पत्रकार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्वेता रश्मि हैं, श्वेता रश्मि वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से हैं। हमारे साथ रतिभान त्रिपाठी जी हैं। रतिभान त्रिपाठी जी मूलतः इलाहाबाद के हैं, लेकिन साथ साथ लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे इनकी बहुत पकड़ है। हमारे साथ एक और मेहमान निस्तुल्ला हैबर हैं। निस्तुल्ला हैबर हिंदू की पॉलिटिकल एडिटर हैं, मूल रूप से दिल्ली की हैं, लेकिन बीजेपी की राजनीति पे पकड़ रखती हैं। और हमारे साथ एक और मेहमान सुभाष सिंह जी हैं। सुभाष सिंह जी स्वदेश के पॉलिटिकल एडिटर हैं और बीजेपी पर, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खासा इनकी पकड़ है। मैं शास्त्री जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। कल भी बात हुई और आज भी लगभग ये बात हो रही है, मिशन 2017 265+। आपको लगता है जो 265+ का ये जो आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं थोड़ा कठिन है? लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो लोकसभा चुनाव थे, ये विधानसभा चुनाव है। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो आम चुनाव होता है वो मुद्दे पर आधारित होता है। मुद्दे का मतलब मुद्दा ही होता है, उसमें फेस इत्यादि नहीं चलता है। और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाति, पंथ, संप्रदाय और तुष्टीकरण आधारित राजनीति चल रहा है, पिछला इलेक्शन भी लोकसभा का हम लोगों का जो इतना कामयाबी के साथ हम लोगों ने वहाँ भारी सफलता प्राप्त की थी, उसके पीछे विकास का मुद्दा था। और अब फिर से जब विधानसभा का चुनाव होगा तो इसमें पुनः विकास का ही मुद्दा सामने आएगा। जाति, पंथ, लोकसभा चुनाव में विकास का मुद्दा था, ठीक है, बीजेपी ने विकास को मुद्दा बनाया, लेकिन मुख्य रूप से जो इतनी बड़ी आपकी ऐतिहासिक जीत हुई थी वो मोदी मैजिक था। लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हमने बिहार में भी देखा, लोग सवाल यही पूछते हैं कि चेहरा कौन होगा, तो आपका कोई चेहरा नहीं है। लोग इस वक्त मुख्यमंत्री के लिए वोट करेंगे और वो आपका कोई चेहरा नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये एक मुश्किल होगी जो आपको फेस करनी पड़ेगी। नहीं होगी ये मुश्किल। देखिए, मोदी मैजिक भी विकास से ही जुड़ा हुआ था। मोदी जी जो उनका व्यक्तित्व का जो निखरा था वो खासतौर से विकास के ही मुद्दे पर निखरा था। और आज हमारी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी के मुखिया के नाते, एक तरह से सर्वप्रिय नेता के नाते जी, मोदी जी तो हैं ही हैं, लेकिन हमारी पार्टी स्वयं में एक विकास का मिसाल बन करके सामने आई है। और हम लोग केवल और केवल विकास की बात कर रहे हैं, जाति, पंथ, संप्रदाय से दूर। हम लोग भूख भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक युद्ध की बात कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि 2017 में हमारा मिशन कामयाब होगा और हम लोग 265 का जो प्लस का मिशन है उसे हम लोग पूरा करेंगे। निस्तुल्ला, ये जो लक्ष्य है 265, आपको कितना आसान या कितना मुश्किल लगता है, खासकर ये देखते हुए अभी विजय सोनकर शास्त्री जी कह रहे विकास एक मुद्दा है, विकास मुद्दा एक हो सकता है, लेकिन जाहिर तौर पे आपको लगता है कि एक चेहरे की कमी जो है वो बीजेपी फेस करेगी? इससे सबसे ज़्यादा जो ये मिशन 265
कह रहे हैं, ये हर स्टेट में जहाँ पे भी बीजेपी इलेक्शन लड़ी है, हाँ, मेजॉरिटी फिगर को एक कॉइनेज देके और बहुत अग्रेशन से हर चुनाव लड़ा है अमित शाह जी के अंडर। ये जो पॉलिटिकल अग्रेशन है, ये राज्यसभा चुनावों में भी हमने देखा कि 3 एक्स्ट्रा सीटें निकल आई। पहले ऐसा नहीं करती थी बीजेपी, जितने उनके संख्या होती थी उतने ही कैंडिडेट देके निकाल लेती थी चुनाव। इस बार लड़के 3 एक्स्ट्रा सीटें उन्होंने निकाली हैं। और मोदी जी और अमित शाह जी, जो यूपी में इनको 71 सीटें मिली, 73 दो अपना दल को मिला के, वो बेडरॉक है उनके मेजॉरिटी का पार्लियामेंट में, और वो बहुत ज़रूरी है कि 2017 में ये लोग जीतें। तो चाहे चेहरा हो या सामाजिक एक कोलिशन जो बिल्ड करना है, जो पहले सोशल इंजीनियरिंग जो 2014 में जो जाट वोट कट के आरएलडी वगैरह से कट के बीजेपी में आ गए थे, उस तरीके का हो या कुछ भी हो, अभी अगले 1-2 महीने में आप उसका एक कॉन्क्रीट रूप ज़रूर देखेंगे। शास्त्री जी, क्या सोशल इंजीनियरिंग बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए? क्योंकि बिहार में आप शायद इसको ओपनली स्वीकार न करें, लेकिन सभी राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं वहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा फॉर्मूला था जिसके कारण आप वहाँ पर चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में भी जाति की राजनीति बहुत जमकर होती है, तो आपको लगता है सोशल इंजीनियरिंग है जो आपको करनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक सोशल इंजीनियरिंग की बात है अशोक जी, मैं बिहार में हम लोगों के हारने का कारण कोई सोशल इंजीनियरिंग या ऐसी कोई बात नहीं थी। सच्चाई ये था कि वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। यानी हम एक मुहावरा प्रयोग करेंगे कि चोर चोर मौसेरे भाई का रूप वहाँ पर हो गया था, सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। फिर भी देखा जाए तो बिहार में हमारी पार्टी को अन्य जितनी भी सत्तारूढ़ पार्टी भी है तो उससे भी ज़्यादा वोट मिला है, और हम लोग वहाँ पर आज भी नंबर 1 पार्टी के ही रूप में है। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आज उत्तर प्रदेश में सैकड़ों परिवार अपना घर बार छोड़ करके भाग रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण के आधार पर एक तरह से समाजवादी पार्टी के जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी तत्व हैं, उनको महत्व दिया गया है। आप जिसको तुष्टीकरण कह रहे हैं उसको बहुत से लोग उसको ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एक तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। वो मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो आपने विकास की बात की, मैं उस पर जरा सुभाष सिंह जी आपकी राय ले लूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं, अगर पिछले 15 साल से देखें सपा बसपा का राज रहा है, और बहुत से लोग उत्तर प्रदेश के मानते हैं कि भाई ये एक ऐसा विषय है विकास जो अब उत्तर प्रदेश में भी जिसकी लोग बात करने लगे हैं। बिजली पानी जैसे विषय हैं, सड़क जैसे विषय हैं जिस पर सपा बसपा का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव आज दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास बहुत हो रहा है, लेकिन ये 2 विषय ऐसे हैं जिसका आपको लगता है बीजेपी को फायदा मिल सकता है क्या? पिछले 2 साल की जो मोदी की सरकार रही और जिस तरह से उन्होंने काम किया, बीजेपी ये दावा कर सकती है कि विकास उसकी यूएसपी है। तो उत्तर प्रदेश में विकास को एजेंडा बनाकर बीजेपी लड़ेगी तो बीजेपी को निश्चित तौर पे फायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, 14 साल का वनवास बीजेपी ने काटा है। अब बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश एक प्रकार से करो और मरो के हालात जैसे हैं। यहाँ पर एक अंग्रेजी में कहावत है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब किसी कीमत पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है। और जिस तरह की रणनीतियाँ बीजेपी यहाँ बना रही है, राजनाथ सिंह को कभी जो है करती है उनका सुशासन, कभी कल्याण सिंह की सुशासन की याद दिलाती है। कुल मिलाकर का उसका ये कहना है कि जब भी हमारा शासन आएगा विकास हमारा नंबर 1 मुद्दा रहेगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति जो है ठीक होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मायावती और मुलायम दोनों को उसने एजेंडे पर रखा है, इसलिए उसने कहा है कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, इस बार बीजेपी की सरकार। लेकिन इस तुलना जो ये सुभाष जी कह रहे हैं कि भाई कोई भी बीजेपी कोशिश नहीं छोड़ना चाहती, क्या आप कैराना को भी उसी सेंस में देखती? क्योंकि अभी विजय सोनकर शास्त्री जी ज़रूर कह रहे हैं कि भाई ये सारे मुद्दे, उन्होंने कैराना का भी जिक्र किया, और कैराना में उसको वो कह रहे हैं कि एक तरह से जो कुछ वर्ग विशेष का जो तुष्टीकरण चल रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है ये पोलराइज करने की कोशिश भी है? जी, मुझे तो ये लग रहा है कि एक ट्विन स्ट्रैटेजी बिल्डअप हो रही है। विकास का मुद्दा, उसको लॉ एंड ऑर्डर को आप डेवलपमेंट से जोड़िए, और लॉ एंड ऑर्डर के ब्रेकडाउन में ये सारे इंसिडेंट्स को आप हाईलाइट कीजिए, जिसमें आपका एक सॉफ्ट हिंदुत्व का भी जो एक मुद्दा है उसी में सब्ज्यूम हो जाएगा। कैराना में अगर 346 फैमिलीज़
को पलायन करना पड़ गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसको आप ठीक से रेस करेंगे, अब NHRC का नोटिस भी गया है स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये इसको आप जैसे रविशंकर प्रसाद जी कल कह रहे थे, इसको आप लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो निश्चित डेवलपमेंट भी ठीक नहीं होगा। तो हर चीज़, हर छोटी जो इंसिडेंट्स है उससे एक केस बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ जो एक टू हॉर्स रेस माना जाता है यूपी का इलेक्शन बिटवीन सपा और बसपा, उसमें बीजेपी जो है बसपा को सबज्यूम करके ये लड़ाई सिर्फ सपा और अपने बीच में करना चाहती है। सोमकेश शास्त्री जी, कितना आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, सच्चाई तो ये है कि कैराना हो या मथुरा हो या दादरी हो, ये सारी चीज़ें अगर कहीं से उभरी हैं तो ये वर्तमान समाजवादी पार्टी सरकार की अकर्मण्यता की वजह से रुकी। नाकामयाबी का ये एक तरह से मिसाल है। हम इसे इस्तेमाल करें न करें ये बात नहीं, हम कोई इस प्रकार की चीज़ों पर राजनीति नहीं करना चाहते। हमने पहले ही बता दिया कि हम लोगों का मुख्य फोकस अगर होगा, कहीं भी होगा, तो वो सब कुछ वो विकास पर होगा। और हम प्रदेश की जनता को विकास देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल कैराना और मथुरा के भरोसे पर। ये तो प्रदेश सरकार की नाकामयाबी का जीता जागता एक मीनार है जिसको लोग देख रहे हैं। रतिभान त्रिपाठी जी, आप इस बात को कैसे देखते हैं जब उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं? 265+ मिशन जो बीजेपी लेके चल रही है, आपको लगता है खासा मुश्किल होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव की शायद बात और थी, आज विधानसभा चुनाव है, यहाँ के समीकरण कुछ और होंगे। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश के संदर्भों की बात है, भारतीय जनता पार्टी 14 साल से वनवास झेल रही है, लेकिन इसके बाद भी जो हम लोगों के एक विश्लेषक के रूप में समझ में आता है कि ये उतनी ताकत नहीं लगा रहे जितना कि सपा बसपा अपनी ताकत लगा रही है। कैसे, क्यों, आपको क्यों लगता है ये? क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद में बैठक करना, जहाँ पे साधु संत चिंतन करते थे, बीजेपी यहाँ चिंतन कर रही है, तो आपको ये क्यों लग रहा है बीजेपी पूरी ताकत? इसलिए कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर जिस तरीके से मतभेद पिछले कई सालों से दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व को लेकर, उत्तर प्रदेश में, यस, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को लेकर भी जब केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया गया तो इसी पार्टी के तमाम नेताओं ने जबरदस्त विरोध किया अंदरूनी तौर पर, और उसी शायद उसी का नतीजा है कि अमित शाह जी को यहाँ मीटिंग करनी पड़ रही है इलाहाबाद में, उनका नेतृत्व स्थापित करने के लिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए खास फोकस है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ से जो मैंडेट मिला था, और अगर वोटों का कैलकुलेशन भी देखें, बीजेपी का कैलकुलेशन भी देखा, आपको लगता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बीजेपी का जोर है, और इसलिए आज हम इलाहाबाद में भी? देखिए, जो 2012 में बीजेपी को उसमें मैंडेट मिला, केवल सीटें बहुत कम आई, उनका वोट परसेंटेज भी 15 ही रहा, और सत्ता में आने वाली समाजवादी पार्टी 29% वोट पर रही, उसने 224 सीटें मिली 403 में। बीएसपी जो सबसे बड़ी राइवल पार्टी समाजवादी पार्टी की है, वो उसको 26% वोट मिले और वो 80 सीटों पर टिक गई। तो अभी इतनी कठिन, ये ठीक है कि 2014 के इलेक्शन में मोदी जी के नाम पर बीजेपी बहुत उफान पर रही, और उसका रिजल्ट ये रहा कि 71 सीटें इनको मिली बीजेपी को, और 2 इनके सहयोगी दल, अपना दल को मिली। तो और वोट परसेंटेज भी 43% पहुंच गया। तो कुल मिलाकर के जो अभी रेशियो है उसके हिसाब से बीजेपी को अगर समझे तो उसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनका मुकाबला जिन लोगों से है, बहुजन समाज पार्टी से है, उनका मुकाबला मुलायम सिंह से है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 28 सालों से अपरिहार्य हैं। उनको इग्नोर करके उत्तर प्रदेश की राजनीति हो ही नहीं पा रही है। बीएसपी को इग्नोर करके उत्तर प्रदेश की राजनीति हो ही नहीं पा रही। विजय सोनकर शास्त्री जी यहाँ बैठे हैं, ये भी भाजपा के बड़े नेता हैं, दलित समाज से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दलित नेतृत्व उस तरीके से नहीं उभरा जिस लेवल पर मायावती अपने आप को उभार के ले था। क्या ये, हाँ नहीं, आपने बहुत शास्त्री जी, क्या दलित नेतृत्व, क्योंकि आपने केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया जब पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का, तब भी लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो है वही सामाजिक समीकरण जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और इसलिए आपने उनको एक बनाया था। नहीं, देखिए, हम इस बात को नहीं मानते हैं। हम लोग ये पहले ही कह चुके हैं कि हम पंथ जाति सांप्रदायिक वर्ग की राजनीति में भरोसा नहीं रखते हैं। हम विकास और केवल विकास में रखते हैं। पर सच्चाई उत्तर प्रदेश में अगर दलित नेतृत्व की ही कर लें तो हमें याद है कि मायावती जी की सरकार थी, भ्रष्टाचार के आकंठ कीचड़ में डूबी हुई ये सरकार थी, फिर भी दलितों के मामले में कितना संवेदनशील थी, उसका मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहूँगा।
22 जून 2002 को मायावती जी ने एक शासनादेश लागू किया था और उस शासनादेश में उन्होंने स्पष्ट ये आदेश दिया था कि प्रदेश में दलितों के संदर्भ में जो लड़ाई झगड़े या इस प्रकार के घटनाएं होती हैं वो रजिस्टर्ड न की जाए। कुछ गंभीर मामले जैसे हत्या और बलात्कार की घटनाओं को एफआईआर किया जाए, दर्ज किया जाए। और इन केस ऑफ रेप इट शुड बी मेडिकली प्रूफ, यानी अगर रेप की घटना है तो वो चिकित्सीय जांच के उपरांत उसका भी एफआईआर लागू किया जाए। ऐसी दलितों के मामले में इतनी असंवेदनशील मायावती जी के बारे में मुझे नहीं लगता कि दलितों के बारे में मायावती जी दलित नहीं बल्कि दौलत की बेटी के रूप में पूरे देश भर में जानी जाती हैं। हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि उनको कम से कम जो उनको 5-4 बार मौका मिला था उस मौका में उन्होंने वो ये बता नहीं सकते हैं कि दलितों के लिए स्पेशली उन्होंने एक क्या महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो ये सही बात है कि दलित अगर कोई नेता सामने दिखता है या मंच पर बैठता है तो दलितों को महसूस होता है कि हमारा कोई नेता है, पर उस नेता से फ़ायदा ही क्या जिसने अपने समाज के बारे में, अपने वर्ग के बारे में कुछ नहीं किया। हमारी पार्टी में जहाँ तक दलितों की बात है, हमारी पार्टी तमाम ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो सर्वप्रथम गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के दरवाजे से होते हुए हमारी हर योजना निकल रही है। शास्त्री जी, आपने ना करते करते कि भी मायावती जी पे बहुत टिप्पणी कर दी और शायद बहुत सारी टिप्पणियां आप इसलिए भी नहीं करना चाहते कि अगर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद ज़रूरत पड़े तो एक खिड़की जो है वो खुली रख सके बहन जी की तरफ। और भाई बना चुकी है वो, भाजपा के कई नेताओं को राखी बांधती थी, वो सब रिश्ते भी, खैर वो उतना इतिहास में नहीं जाऊँगा। लेकिन श्वेता, क्या आपको लगता है 2014 और 2017 कुछ सिमिलैरिटी है उत्तर प्रदेश के इस लिहाज से, या बिल्कुल टोटली डिफरेंट फील्ड होगा और सब कुछ अलग होगा? देखिए, जो समानता है दोनों चुनावों में वो तो ये है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी को पूरी भारत के अलग अलग हिस्सों के लोगों का प्यार मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का चुनाव ठीक है, शास्त्री जी ने कहा कि विकास एक मुद्दा रहेगा, लेकिन विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है उसमें जातिगत समीकरण भी बहुत हद तक हावी होते हैं। चाहे सपा हो, बसपा हो या और भी दूसरी पार्टियां हैं, जाति यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास की बात भाजपा ज़रूर कर रही है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जो भी आपने जितनी स्कीम्स आपने बताई कि दलितों के घर से निकले या पिछड़ों के घर से ध्यान में रख के लाए गए हैं या लागू किए गए हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए भाजपा को और केंद्र सरकार को वो जितनी सुविधाएं हैं, जितनी आपने स्कीम लागू की हैं, वो लोगों तक पहुंच नहीं है। क्योंकि स्कीम तो लागू हो गई, स्कीम यहाँ लागू हो गई और छोटा आदमी यहाँ बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या है क्या नहीं है। तो पहुंचना चाहिए, जानना चाहिए कि केंद्र सरकार उनके लिए क्या कर रही है। मायावती ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर शासन करते हुए जो जनता का पैसा था और जो जनता के विकास में लगना चाहिए था वो पार्क और मूर्तियों के निर्माण में लगाया, ये पूरी दुनिया ने देखा। रही सपा की बात, सपा जब भी आई सत्ता के अंदर, सपा ने अब सिर्फ अपने जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उनके गुणगान करने के अलावा जनता की तरफ कोई विशेष ध्यान दिया नहीं है। और लोगों ने यही सोच के पिछले 14 साल पहले जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, विकास की बात को लेकर सत्ता का परिवर्तन किया था जनता ने, लेकिन वो 14 सालों में और पीछे कहीं चला गया है। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उत्तर लोग ये कहते हैं कि लोगों की याददाश्त भी बहुत कमज़ोर होती है। बहुत संक्षेप में आखिरी मैं विषय पे आता हूँ मिसुल्ला, मैं आपसे कि इलाहाबाद से लखनऊ बीजेपी के लिहाज से कितना दूर है? अभी तो काफ़ी दूर है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं 2014 को, और इसके बीच में बहुत पैची सा इलेक्टोरल रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का। दिल्ली बिहार हार गए, असम जीत गए, केरल में 1 सीट ले आए। अभी थोड़ा अपस्विंग में है, थोड़ी ऑप्टिमिज्म है। और बहुत क्रूशल ये 2 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात को भी मैं मानूंगी, क्योंकि वो होम स्टेट है प्रधानमंत्री का भी और पार्टी अध्यक्ष का भी। सो दोनों ही स्टेट बहुत क्रूशल है। इसीलिए अमित शाह जी ने कहा था दिस इज़ अ ईयर ऑफ चैलेंजेस। हम लोग कितनी भी बात कर लें, आई थिंक पार्टी चीफ जो है उन्होंने ये समझ लिया है कि ये पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग साल है 2019 से पहले। सुभाष सिंह जी, मैं आता हूँ आखिरी आपसे, क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी चुनौती? हाँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव
इसको दो दृष्टियों से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जहां तक सवाल है, ये लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव के 2014 के चुनाव की तरह चुनौती मान करके पूरी तैयारी के साथ सामने आ रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, इनको ये मालूम है कि अगर 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारा मामला गड़बड़ाए तो 2019 भी गड़बड़ा सकता है। इसलिए ये मान करके चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इसको 2019 के आलोक में इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं और 2019 की पूर्व भूमिका बनेगी इससे यहाँ जीतने के बाद। यानी 2017 तय करेगा 2019 का रास्ता। रतिभान जी, आखिरी बात आपकी तरफ से, आप इस चुनाव में अगर देखें बीजेपी की क्या चुनौतियाँ? देखिए, सुभाष जी ने जो बात अभी कही कि ये सही है कि अगर 2017 का चुनाव बीजेपी के हक में नहीं रहा तो 2019 का खतरा बहुत बड़ा होगा। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता महसूस कर रहे होंगे और शायद इसीलिए ताकत झोंकी जा रही है उत्तर प्रदेश में। शायद इसीलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक यहाँ हो रही है आज, कि इन चुनौतियों का उन्हें अंदाज़ा है और वो आगे इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे होंगे, हो गए होंगे। लेकिन जिन ताकतों से उनका मुकाबला है वो खुले बात है, वो विशुद्ध, कई ताकतें विशुद्ध जातिवादी हैं, कई विशुद्ध अपनी निजी ताकत का इस्तेमाल करती हैं, अपने पारिवारिक कुनबों का इस्तेमाल करती हैं, अपने व्यक्तिगत सत्ता का इस्तेमाल करती हैं। तो इन सारे मुकाबलों से तैयार रहने के लिए अगर बीजेपी के लोग, बीजेपी की अपनी नीति और नीयत साफ करके, मतभेद भुला करके सामने नहीं आए तो फिर दिल्ली दूर ही रह सकती है, इसमें कोई दो राय। मतभेदों पर आपका श्वेता, आप अपनी आखिरी बात करें, लेकिन उसमें संक्षेप में एक चीज मैं बहुत जरूर कि आपको लगता है कि मायावती और अखिलेश यादव का मुकाबला करने के लिए भाजपा को एक चेहरे की जरूरत पड़ेगी? देखिए, बीजेपी ने जब उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पहले का इतिहास मैं थोड़ा सा बता दूं, कि अपना चेहरा घोषित किया है, तब तक वो नुकसान में रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 तो खैर अभी दूर है, 2017 अगले ही साल है, कि रणनीति को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि आपसी मतभेद उसको मिटा के एक अच्छी रणनीति के साथ और डेवलपमेंट का मुद्दा सामने रख के, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तो जोड़ी खैर है ही, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय दोनों की साख और प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है। तो एक बेहतर रणनीति और आपसी मतभेद को दरकिनार करके और विकास का मुद्दा लोगों तक पहुंचा के 2017 का इलेक्शन वो जीत सकेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस विकास की बात बीजेपी कह रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन विकास का एजेंडा उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत अच्छा है। तो अब इस विकास के आगे, एजेंडा तो है, लेकिन विकास के आगे बीजेपी किस विकास की बात करेगी उसको भी बीजेपी को तय करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये उत्तर प्रदेश में विकास के जिन योजनाओं, जिस तरह की योजनाएं बात केंद्र सरकार बना रही है, बनाकर काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में विकास को आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव पिछले 1-2 साल से, समय बिल्कुल है, अखिलेश यादव पिछले 1-2 साल से जरूर कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे बिजली की कटौती होती है, जबकि ये बात कही जा रही है कि अब भारत जो है बिजली के मामले में सरप्लस होने जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसपे उत्तर प्रदेश की जनता, नहीं वो ठीक है, लेकिन शास्त्री जी, एक आखिरी आपसे मैं कमेंट, अब आपको ये सारी बातें ही, नसरुल्ला ने एक बात और कही कि सिर्फ उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है, 2019 की भी यहाँ पर बात हो रही है कार्यकारिणी की बैठक में। 2019 तक पहुँचने के लिए गुजरात से भी गुजरना है आपको, क्योंकि वो आपकी मोदी जी की होम स्टेट है। उत्तर प्रदेश, गुजरात 2017, साम दाम दंडभेद, बीजेपी हर तरह की राजनीति करेगी? देखिए, अभी जो आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, मैं एक आध का उत्तर भी देना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी कितनी है। इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी लगभग 202 किलोमीटर की है, लेकिन हम लोगों का मिशन तो 265 का है, इसलिए हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग 2-4 सीटें कम या ज़्यादा भी पाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का हमारा जो मिशन 2017 है, ये हम लोग सफल करेंगे। जहाँ तक विकास की बात है, विकास के मामले में जो केंद्र सरकार कर रही है, और केंद्र सरकार के विकास के मुद्दों को कम से कम राज्य की तमाम सरकारें अब आत्मसात कर रही हैं, हमारे लिए ये भी एक बहुत खुशी की बात है। लेकिन विकास के मामले में अगर
जनता किसी पर भरोसा करेगी तो वो हम पर भरोसा करेगी, क्योंकि हमने विकास का एक मॉडल दिया है। ये जो मूलभूत आवश्यकताओं का जो आज हम विकास का मॉडल उठा रहे हैं, हकीकत में ये है कि ये डॉक्टर अंबेडकर ने आज़ादी के पहले ये सपने देखे थे और इसीलिए उन्होंने पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किया, जल बोर्ड की स्थापना किया था और आवास देने के बारे में उनकी एक परम इच्छा थी कि वो एक एक व्यक्ति को आवास दें, उनके घर में प्रकाश दें और उनको पीने के लिए स्वच्छ जल दें। आज हमारी पार्टी बुनियादी तौर से गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को वही सारी चीज़ें विकास के रूप में देने जा रही है। राष्ट्रीय अभियान, भाजपा के राष्ट्रीय अभियान की बात की, उस राष्ट्रीय अभियान में राम मंदिर है कि नहीं? क्योंकि राष्ट्रीय अभियान ये भी था कि अयोध्या में राम मंदिर बने। उत्तर प्रदेश में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राम मंदिर के बारे में हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है। राम मंदिर ये हमारे लिए एक मुद्दा ही नहीं है, बल्कि ये आस्था का विषय है और ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है। इसे तो हम लोग मुद्दे में नहीं जोड़ते हैं, बल्कि ये हमारा परम विश्वास है कि राम मंदिर बनना चाहिए और यही कारण था कि हमारा जो लोकसभा का घोषणा पत्र था उसमें भी राम मंदिर को हम लोगों ने रखा था। राम मंदिर बनना चाहिए, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर तो ऑलरेडी वहाँ पर है, पर वो भव्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि वहाँ विधिवत राम की ही पूजा हो रही है, राम की अभ्यर्थना हो रही है। लाखों लोग वहाँ राम का दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए राम मंदिर का बनाने की बात नहीं है, वहाँ तो भव्य राम मंदिर बनाने की बात है, जो इस समय कानून के कटघरे में है, जो जनता के मध्य है। जनता तय करेगी और कानून तय करेगा, तभी जाकर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आस्था का विषय है, लेकिन जाहिर तौर पर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा तो जरूर होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात कम से कम साफ है, जो कुल मिला के निकल कर आया, 2017 भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मिशन 265 उत्तर प्रदेश की बात नहीं, बल्कि अगर 2019 में भाजपा वापसी चाहती है तो ये लड़ाई, 2017 की लड़ाई भाजपा को जरूर जीतनी होगी और उसी के लिए यहाँ पर इलाहाबाद में जो है तमाम रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। फिलहाल दो टूक में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। विजय सोनकर शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, इलाहाबाद से इजाज़त दीजिए। नमस्कार।